लास्ट रिचुअल की, अंतिम संस्कार की सीधी तस्वीरें बारामती के विद्या प्रतिष्ठान की। हजारों लोगों की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित दादा पवार का अंतिम संस्कार। बिगुल के साथ ही गन सैल्यूट और उसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, उनके दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार उन्हें मुखाग्नि देंगे। हजारों लाखों की तादाद में उनके समर्थक बारामती पहुंचे हुए हैं। विद्या प्रतिष्ठान के अंदर और बाहर सड़कों पर भी, जहां पर भी नजरें जाए वहां पर इस वक्त अजित पवार के चाहने वाले, उनके समर्थक इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। बड़े नेताओं को लेकर अगर बात करें, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, पूरी कैबिनेट, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश, बाकी और अलग अलग जगहों से तमाम जो नेता हैं, राजनेता हैं, वो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें अब इस वक्त आपके सामने, अंतिम संस्कार की ये अंतिम क्रिया। पार्थ पवार इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और वहीं पीछे इस वक्त खड़े हुए हैं उनके छोटे भाई और अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार। आगे पार्थ पवार अपने पिता अजित दादा पवार को मुखाग्नि देते हुए, और अब जय पवार को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा परिवार, पूरा पवार परिवार एक साथ एकजुट इस वक्त वहां नजर आ रहा है इसी मंच पर। अजित पवार के समर्थन में उन्हें याद करते हुए नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। करीब 35 सालों का उनका ये राजनीतिक करियर, जिसमें हर आम और खास से उनका जुड़ाव रहा। जब भी कोई उनके पास काम लेकर पहुंचा, कोशिश की उसका काम हो जाए, और सीधी बात करते हुए, चूंकि ये उनके व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा है जिसे लोग कल से ही लगातार याद कर रहे हैं। जब से इस दुखद हादसे की खबर आई, इसमें डिप्टी सीएम अजित दादा पवार का निधन हो गया। बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका ये प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। अंतिम संस्कार की क्रियाएं इस वक्त हो रही हैं, मुखाग्नि दे दी गई है और कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बाकी रहेगा तो उनका वो किया हुआ काम जो उन्होंने समाज के लिए, बारामती के लिए, महाराष्ट्र के लिए किया है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए किया है, विकास का। एक मुखर और प्रतिभाशाली राजनेता का यूं अचानक से एक हादसे में चले जाना, जिसे तमाम लोग याद कर रहे हैं। और आज के इस दौर में लोग इसलिए भी उन्हें याद कर रहे हैं कि अपनी बातों को बेबाकी से वो कहते थे। एक सेक्युलर, एक धर्मनिरपेक्ष नेता का यूं चला जाना, उनके कुछ पुराने बयान, कुछ पुराने वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि जिस कैबिनेट का वो हिस्सा है, इसी कैबिनेट में कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो कि बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार धर्म विशेष को लेकर टिप्पणियां करते रहे हैं। ऐसे में अजित पवार की इस पर प्रतिक्रियाएं हमेशा बहुत सीधी और साफ रही है। इसीलिए उनके वो बयान भी सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रहे हैं कि वो खुद में कितने धर्मनिरपेक्ष थे, और जब विकास की कोई बात हो, योजना की बात के लिए कोई बात हो, या लोगों के लिए कोई काम करने की बात हो, तो वहाँ फिर वो किसी ख़ास धर्म को उससे अलग करना
या उस खास धर्म को ज़्यादा तवज्जो देने की बात को लेकर कभी उन्होंने इसका समर्थन किया नहीं, बल्कि जो ज़रूरतमंद है कैसे उसे उसका अधिकार मिले, इसको लेकर हमेशा उन्होंने अपनी बात रखी है मजबूती के साथ। गन सैल्यूट इस वक्त अब उन्हें वहां पर दिया जा रहा है। अजित पवार का अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। 16 सालों में 6 बार डेप्यूटी सीएम रहे हैं। सबसे लंबे वक्त तक डेप्यूटी सीएम रहने का शायद उनका अपने आप में ये एक रिकॉर्ड रहा हो। और लोग इस अंदाज में भी बातें किया करते थे जब चुनाव होते थे, और पिछले कुछ दिनों में या कुछ सालों में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति रही है कि मुख्यमंत्री बदल सकता है लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बदल सकता। एक उप मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र में जरूर रहेगा और वो अजित दादा पवार। और कल जब प्लेन क्रैश में उनके दुखद निधन की खबर आई, उस वक्त भी वो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम के तौर पर सर्व कर रहे थे स्टेट को, प्रदेश के लोगों को। चाहे कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार में उनका डेप्यूटी सीएम रहना हो, इसके बाद एक वक्त में जब सरकार वहां पर बदली और 35 घंटों के लिए जब वो डेप्यूटी सीएम बने थे, तब कैसे एनसीपी से अलग होकर एक वक्त वो भी था जब वो डेप्यूटी सीएम रहे। उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने तब भी वो डेप्यूटी सीएम रहे। जब एकनाथ शिंदे अलग हो गए शिवसेना से अपना अलग गुट लेकर, तब भी डेप्यूटी सीएम की उनकी कुर्सी बरकरार रही। और अब जबकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने 2024 विधानसभा चुनावों के बाद, तब वहां पर भी उनकी डेप्यूटी सीएम की कुर्सी बरकरार रही। पार्थ पवार को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़े बेटे हैं अजित पवार के। पुढच्या बाजूला येण्याचा प्रयत्न कृपया कोणी करू नका, सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। मागच्या बाजूला तस्वीरों में पार्थ पवार को आप देख रहे हैं, बड़े बेटे पार्थ पवार अजित पवार के, और पीछे रोहित पवार भी वहां पर नजर आ रहे हैं जो भतीजे लगते हैं रिश्ते में। चुनाव भी उन्होंने लड़ा था उनके खिलाफ, चूंकि एनसीपी के 2 गुट अलग हो गए थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से पवार परिवार लगातार करीब आ रहा था, और हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के, उसमें भी चाहे पिंपरी चिंचवाड़ हो या पुणे हो या बाकी और जगह हो, वहां पर दोनों एनसीपी के गुटों ने साथ में मिलकर इस चुनाव को लड़ा था। और बातें और अटकलें इस तरह की भी वहां पर चल रही थी कि क्या एनसीपी के दोनों गुट एक साथ होगी, क्योंकि पवार परिवार तो एक साथ नजर आया था पिछली दीपावली पर भी। परिवार ने साथ में मिलकर ये त्यौहार मनाया था दीपावली का। तो इन निकाय चुनावों में जो करीबियां पॉलिटिकल तौर पर सामने आई थी, क्या आने वाले वक्त में फिर से एनसीपी एक होगी, इसको लेकर एक सवाल जरूर चल रहा था। लेकिन अचानक से एक हादसे में अजित पवार का यूं चले जाना अपने साथ कई सारे सवालों को छोड़ गया है। और एक सवाल इसको लेकर भी है कि अब एनसीपी का राजनीतिक भविष्य किस तौर पर आगे बढ़ेगा, एनसीपी की बागडोर किसके हाथ में होगी, एनसीपी को कौन संभालेगा। और वो डेप्यूटी सीएम का पद जिस पर, जो एनसीपी के कोटे से था, जिस पर अब तक अजित पवार काबिज थे, अजित पवार डेप्यूटी सीएम के तौर पर जो काम महाराष्ट्र की जनता के लिए कर रहे थे, क्या वो डेप्यूटी सीएम का पद एनसीपी के पास ही रहेगा, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा आगे एनसीपी रहेगी, और फिर अगर डेप्यूटी सीएम का पद जाएगा तो किसके पास जाएगा। क्या सुनेत्रा पवार, जो उनकी पत्नी फिलहाल इस वक्त राज्यसभा की सांसद हैं, वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगी, या फिर एनसीपी का ही कोई और दूसरा बड़ा नेता आगे आकर इस पद की जिम्मेदारी संभालेगा, या फिर
पार्थ पवार, चूंकि वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, चुनाव भी चूंकि उन्होंने लड़ा था एनसीपी के टिकट पर ही, क्या वो दोबारा से एक्टिव होंगे एनसीपी की इस पार्टी को, अपने पिता की इस विरासत को, पवार परिवार की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उसे संभालने के लिए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि कल से ही लगातार लोगों के जहन में हैं, उनकी ज़ुबान पर हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में या शायद कुछ हफ्तों में इसको लेकर बहुत कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो जाएं, लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है और वो भी जाहिर है कि अगले कुछ दिनों में ही उसका जवाब मिल पाएगा, एनसीपी के राजनीतिक भविष्य का और एनसीपी के एक होने का। बहरहाल तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर हैं। अंतिम संस्कार हो चुका है अजित दादा पवार का। अब से कुछ ही देर में उनका पार्थिव देह, उनके पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और पीछे कुछ बाकी रहेगा तो उनका वो किया हुआ काम जो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए किया है, महाराष्ट्र की सेवा के तौर पर उन्होंने यहाँ पर किया है। ख़ास तौर पर पूरा बारामती आज अपने नेता के यूं अचानक से चले जाने के बाद गमगीन है। कल उस वक्त से ही जब सुबह 8:45 पर उनके प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई और कुछ ही देर बाद ये खबर आई कि तमाम जो लोग उस प्लेन में सवार थे उनकी दुखद मौत हो गई है। और ये तस्वीरें बयान कर रही हैं अजित पवार के लिए अटूट प्रेम और समर्थन की, जो न सिर्फ बारामती के लोगों, उनके दिलों में अजित पवार के लिए था, बल्कि इनमें वो लोग भी पहुंचे हुए हैं जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जो अजित पवार से कभी मिल चुके थे या अजित पवार से जो मिलने की ख्वाहिश रखते थे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट अजित पवार ने कभी उनके लिए कुछ किया हो या जिनका जुड़ाव एनसीपी पवार परिवार से रहा हो। पूरे विधि विधान के साथ अंतिम क्रियाएं पूरी हुई हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार अजित पवार का हो चुका है। कैसे अपनी राजनीतिक सफर को उन्होंने शुरू किया, सांसद के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ ही वक्त बाद सीट खाली की, अपने चाचा और अपने राजनीतिक गुरु पार्टी के मुखिया शरद पवार के लिए 1991 का मैं जिक्र कर रहा हूं, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र की विधानसभा के लिए बारामती सीट से ही चुनाव लड़े और लगातार चुनाव न सिर्फ लड़े बल्कि जीते भी। अजित पवार उनका नाम था और हमेशा राजनीति में अजय रहे, इस लिहाज में कि चुनाव हारे नहीं, हमेशा जो चुनाव लड़ा उसमें जीते और चुनाव लड़ने और जीतने के साथ उस पद पर भी रहे कि न सिर्फ अपने इलाके के लोगों के लिए विकास के काम कर पाएं बल्कि प्रदेश के लिए भी कुछ कर पाएं, क्योंकि मंत्री रहना, उसके बाद 6 बार उप मुख्यमंत्री रहना पिछले 16 सालों में, ये भी उनकी खासियत रही है।